फोटोशॉप के क्लास नंबर 3 में हम लोगों ने सीखा था सिलेक्शन टूल के अंदर लासो टूल और पॉलीगोनल लासो टूल, और इन दोनों के अलावा हम लोगों ने देखा था कि किसी ग्रिड को या लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। बट टुडे वी विल लर्न मैग्नेटिक लासो टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। आज इन तीनों के बारे में डिटेल से देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्लिक करके रखते हैं और मैग्नेटिक लासो टूल सेलेक्ट करते हैं। ध्यान रखें कि मैग्नेटिक लासो टूल जब आप सेलेक्ट करें तो इसके लिए आपके पास कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। लास्ट ट्यूटोरियल में भी हमने कहा था कि जब भी इन टूल्स में किसी को भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका आप सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक लासो टूल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को सबसे पहले समझते हैं। इसकी प्रॉपर्टी को जैसे हमने लासो टूल वगैरह में देखा था, तो ये 4 प्रॉपर्टी तो सभी में सेम ही रहते हैं। और ये फेदर भी हम लोग जानते हैं कि किसी भी सिलेक्शन में फेदर यूज़ इसलिए करते हैं ताकि उसके एजेस में स्मूथनेस रहे। एक यहाँ पर ऑप्शन होगा एंटी एलियस का। ये एंटी एलियस जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। उसके बाद यहाँ पर है विड्थ और कंट्रास्ट, इन दोनों को भी समझेंगे हम लोग। कंट्रास्ट आपके कलर के बारे में बताता है कि जितना ज़्यादा कलर आप इसमें यूज़ करेंगे उसी को कंट्रास्ट यहाँ पर हम लोग समझेंगे। विड्थ आपके ऑब्जेक्ट का और बैकग्राउंड के बीच का जो विड्थ होता है उसके बारे में ये बताएगा कि कितना विड्थ आप रखना चाहते हैं 2 फ्रीक्वेंसी के बीच में। यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच में आप फ्रीक्वेंसी कैसे रखना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तब समझेंगे आप जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ से नॉर्मली एक सिलेक्शन बनाता हूँ और उसके बाद यहाँ से न्यू लेयर लेने के बाद मैं एक कलर फिल कर देता हूँ। कोई भी इस तरह का कोई कलर हमने फिल कर दिया। अब आप मान लें कि दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नेटिक लासो टूल यहाँ पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोगों को आज ये पढ़ना है। तो मैग्नेटिक लासो टूल हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ध्यान रखें कि ऊपर में न्यू सिलेक्शन पे रहेंगे। ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इन तीनों टूल्स को इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों टूल्स को हम लोग लासो टूल की मदद से कर लेंगे। मैग्नेटिक लासो टूल में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो हमने न्यू सिलेक्शन को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। फेदर को फिलहाल 0 पिक्सल में रखेंगे और यहाँ पर एंटी एलियास को मैं अनचेक करता हूँ। एंटी एलियास को अभी मैं बताऊंगा कि ये होता क्या है और इसका क्या फ़ायदा होगा। विड्थ को हमने नॉर्मली 8 से 10 पिक्सल कुछ भी रख सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंट्रास्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, इसको आप समझेंगे। कंट्रास्ट और फ्रीक्वेंसी इन दोनों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैं इस इमेज को थोड़ा सा जूम करता हूं और उसके बाद जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो आप मैग्नेटिक टूल को समझें कि ये काम कैसे करेगा। आप जब क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, एक बार हमने क्लिक कर दिया, अब उसके बाद आपको दोबारा माउस को क्लिक करके होल्ड नहीं करना है, बल्कि सिर्फ आगे बढ़ना है। इस तरह से हम लोग इस लाइन पे आगे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे। तो देखिए सिलेक्शन होता चला जा रहा है। आप छोटे छोटे एंकर पॉइंट्स जो देख रहे हैं वो क्या है, वो सिलेक्शन है। एक्चुअली जब हम लोग पेन टूल वगैरह का सिलेक्शन करते हैं, अब ये लास्ट पॉइंट पर आ गए, यहाँ से हम लोगों को नीचे जाना है तो क्लिक करके फिर नीचे ऐसे जा सकते हैं। यानी जब आप कॉर्नर पर आ जाए तो फिर आपको सिर्फ क्लिक करना है और मूव कर जाना है डायरेक्शन चेंज करके। अब जैसे यहाँ कॉर्नर पर आ गए हम लोग, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर लेफ़्ट साइड में मूव कर जाएंगे। ध्यान रखें कि इस सिलेक्शन को करते टाइम आपको सीधी लाइन में आगे बढ़ना है, जिस तरह से ऑब्जेक्ट आपका बढ़ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसके बाद हम लोग फिर से यहाँ ऊपर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे बहुत बारीकी से आपको इस लाइन के साथ साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पर लाकर जैसे ही कॉर्नर पाएंगे तो देखिए मैग्नेटिक लासो टूल के जस्ट बगल में एक छोटा सा सर्कल बन गया है। यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पर अब आप
सिलेक्शन को मिला सकते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा, ये सिलेक्शन इस तरह से बना देगा। तो अभी जो सिलेक्शन हुआ है एक परफेक्ट सिलेक्शन हो गया है। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ या मूव करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ या कलर वगैरह चेंज करना चाहूँ तो आराम से चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए कलर चेंज कर दिया। इसको अगर हम लोग डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी ऐसे कर सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन हमारा परफेक्ट हो चुका है। लेकिन हम लोग यहाँ पर समझेंगे किसी और चीज़ को भी यहाँ पर। तो मैं कंट्रोल Z से वापस आता हूँ, कंट्रोल D से इस सिलेक्शन को मैं डीसेलेक्ट करता हूँ। हम लोग यहाँ पर समझेंगे कंट्रास्ट को और फ्रीक्वेंसी को। कंट्रास्ट को समझने के लिए इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि जब आप कंट्रास्ट को ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये आपके बैकग्राउंड कलर को और जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उन दोनों के बीच में ज़्यादा बेहतर तरीके से वो समझ सकता है कि मुझे किस तरफ सिलेक्शन करना है। जिधर कंट्रास्ट उसको ज़्यादा मिलेगा उस तरफ वो सिलेक्शन कर देगा। अगर मैं यहाँ पर कंट्रास्ट कर देता हूँ 90% और एंटर प्रेस करते हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद हम लोग आगे ऐसे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस लाइन से थोड़ा सा नीचे भी रहूँगा तब भी ये वहीं जाकर टच करेगा। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर भी जाऊँगा तब भी वो वहीं पर जाकर एंकर पॉइंट बनाएगा। आप देख रहे हैं एंकर पॉइंट जब भी बन रहा है तो ये पिंक वाले लाइन पर ही बन रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर भी जा रहा हूँ तो नीचे ही बन रहा है। इसके पीछे रीज़न है कि हमने कंट्रास्ट को, यहाँ जो कंट्रास्ट है इसको हमने ज़्यादा बढ़ाकर रखा हुआ है। अगर कंट्रास्ट को आप कम करेंगे तो आपको एक एक लाइन पर बारीकी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो ये इसमें एंकर पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखेंगे, जैसे 100 रखा है, तो ये एंकर पॉइंट बहुत नज़दीक में बनेंगे। और अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम रखा है तो ये एंकर पॉइंट्स काफ़ी दूरी पे बनेगा। तो हमें मालूम है कि अगर एंकर पॉइंट नज़दीक में बनता है तो सिलेक्शन मेरा ज़्यादा परफेक्ट होगा। अब देखिए मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ से कम करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर दिया 10 पिक्सल के आसपास फ्रीक्वेंसी कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आगे इस तरह से मैं बढ़ रहा हूँ। आप देखेंगे कि आपका जो एंकर पॉइंट है वो कितनी दूरी पर बन रहा है। अब इतने दूर पे हम लोगों ने देखा है कि सिर्फ एक एंकर पॉइंट बना है, अब जाकर 2 बना है। तो आगे बढ़ते जाएं तो कितनी दूरी पर आपका एंकर पॉइंट बन रहा है ये आप देखकर समझ सकते हैं कि आपके 10-10 पिक्सल के बीच में एक एंकर पॉइंट बन रहा है। और जब हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया था, यहाँ पर अपोजिट है। आपको यही जानना ज़रूरी है कि जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये एंकर पॉइंट और नज़दीक होंगे। फ्रीक्वेंसी अगर आप कम करेंगे तो ये एंकर पॉइंट्स काफ़ी दूर में बनेगा। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि एंकर पॉइंट जितना नज़दीक में यहाँ पर बनेगा, सिलेक्शन आपका उतना ज़्यादा परफेक्ट होगा। तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा करके रखना है और कंट्रास्ट को भी आप ज़्यादा करके रखेंगे। इससे फ़ायदा होगा कि जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन आप परफेक्ट तौर पर कर सकते हैं। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऑब्जेक्ट पर। अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फेदर वगैरह को अभी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एंटी एलियास को मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एंटी एलियास समझ लेना ज़रूरी है। उसके लिए यहीं पर मैं समझा देता हूँ एंटी एलियास। एंटी एलियास को समझने के लिए एक छोटा सा मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, पतला सा, ठीक है ना। और इसमें मैं कोई भी एक कलर फिल कर देते हैं। कंट्रोल D से डीसेलेक्ट कर दिया। अब इसको मैं जूम करता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक एक पिक्सल में अलग अलग दिख रहा है। तो इसके ऊपर हेड पे और नीचे इसके बेस लाइन पे आप देखेंगे तो बिल्कुल ही स्मूथ और शार्प एज है। जो एजेस हैं वो बहुत ही शार्प और स्मूथ है। लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे तो ये देखिए क्या रंग बदलता है। मैं इसको थोड़ा सा मूव करा रहा हूँ ऐसे, ओके। अब मैं इसको ओके करता हूँ। लाइन तो वही है, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि बीच में ये फीकी यानी कि लाइट पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है और एक सीढ़ी नुमा इस तरह से बन गया है। बीच बीच में गैप हो गया है। इसके एजेस शार्प नहीं है, हमने सिर्फ लाइन को रोटेट कराया। जब सीधी लाइन थी
तो हमने देखा कि एजेस इसके बहुत शार्प बने हुए थे, लेकिन जैसे ही पिक्सल को हमने रोटेट कराया इसके एजेस शार्प नहीं रह गए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एंटी एलियास, यानी कि आपके दो पिक्सल के बीच में जो ये गैप बन रहा है, इसको ये जो लाइट पिंक कलर फिल करने की कोशिश कर रहा है, ये फेक पिक्सल्स होते हैं जो आपको एंटी एलियास के तौर पर काम करते हैं और वो आपके लाइन को स्मूथ बनाने की कोशिश करता है। तो एंटी एलियास को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो एजेस होगा वो ज़्यादा शार्प बनेगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यानी रास्टराइज पिक्सल को रोटेट भी कराएंगे या जूम भी कराएंगे तो वो शार्प बनेगा। तो एंटी एलियास को ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम लोग मैग्नेटिक लासो टूल पढ़ रहे हैं तो इसमें इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं जानेंगे। अभी जब आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स आएंगे तो उन सभी चीज़ों पर मैं डिस्कस करूंगा, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है कि मैग्नेटिक लासो टूल जनरली हमारा किस लिए यूज़ हो रहा है, सिलेक्शन करने में। सिलेक्शन किस चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मैं सिलेक्शन करना चाहता हूँ ये मैग्नेटिक लासो टूल से, तो मैं क्या करूँगा, इसके एजेस पे ऐसे क्लिक करूँगा और ऐसे इसके साथ साथ हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो मुझे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और सिर्फ मैं आगे ऐसे बढ़ता चला जा रहा हूँ इसके लाइन पर ऐसे। कि अब लाकर मैं छोड़ दिया यहाँ पर। ये देखिए सिलेक्शन आपका परफेक्ट हो गया है। सिलेक्शन परफेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि हमने कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा कर रखा हुआ था, फ्रीक्वेंसी को हमने कम करके रखा हुआ था। तो अगर आप इस तरह से सिलेक्शन करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी और हम लोग इसको कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। ये देखिए कॉपी बन गई, अब इसको हम लोग कहीं पर भी मूव करा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं। इन चीज़ों पे मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं पेन टूल वगैरह पढ़ाऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ ये देखें कि सिलेक्शन कैसे करते हैं मैग्नेटिक लासो टूल से। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, टास्क क्या होगा इससे रिलेटेड, तो टास्क ये होगा कि आप इस तरह के इमेजेस को गूगल से निकालें और मैग्नेटिक लासो टूल से सिलेक्शन करें और उसको इस तरह से आप अलग करें। अलग करके फिर इसको आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए तो पता ही है, आप सेव कर सकते हैं। इवन कि आप इसको पीएनजी बनाना चाहते हैं तो पीएनजी भी बना सकते हैं। इसके आई बॉल को बंद कर दीजिए, ये पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको आप जहां मूव कराना चाहते हैं वहां पर मूव करा सकते हैं। अगर इसमें इसके नीचे कोई दूसरा कलर फिल करना चाहते हैं तो वो भी कलर आप फिल कर सकते हैं। जैसे मैं पिंक कलर फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ से पेंट बकेट टूल लूँगा और यहाँ क्लिक कर दूंगा तो पिंक कलर फिल हो जाएगा। तो ये कंप्लीट तौर पर हमने चेंज कर दिया है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे और ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे कलर पर फिल कर देंगे या फिर उसे आप पीएनजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एक टास्क हो गया मैग्नेटिक लासो टूल से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल का यूज क्या होता है, उन दोनों के बारे में जानते हैं। तो यहां से हम लोगों को आना होगा क्विक सिलेक्शन टूल पर। इसका शॉर्टकट W होता है और मैजिक वॉन्ड टूल का भी सिलेक्शन करने के लिए W यूज करेंगे। इसका शॉर्टकट W होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्विक सिलेक्शन टूल को हमने सिलेक्ट कर लिया। ये भी किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी कलर को सिलेक्शन करने में मदद करता है। जैसे हमने एक ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और इसमें हमने एक कलर फिल कर दिया ऐसे और कंट्रोल D से डीसिलेक्ट कर देते हैं। अब इसका सिलेक्शन हमें पूरा करना है तो सिलेक्शन करने के लिए आपके पास ये तो तीनों टूल्स ही हैं, लासो टूल है, पॉलीगोनल लासो टूल है और मैग्नेटिक लासो टूल है। लेकिन इसके अलावा अब आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल भी है, इसका भी आप यूज़ करके सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया, सिलेक्ट किया। अब इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझ लें। इसकी प्रॉपर्टी भी वैसे ही काम करता है जैसे और सभी टूल्स के प्रॉपर्टीज़ काम करते हैं। ये फर्स्ट वाला आपका न्यू सिलेक्शन है और ये सेकेंड वाला ऐड टू सिलेक्शन है और ये लास्ट थर्ड वाला सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है। और इसके बाद का जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे जब क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पर इसके साइज़ यानी इसके ब्रश के साइज़ जो आपको दिख रहा है, इसके साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ से छोटा कर सकते हैं ऐसे और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप शॉर्टकट की कीबोर्ड से यूज़ करें जो
क्लोज और ओपन ब्रैकेट है उसको आप यूज़ करें। हार्डनेस को यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल कलर का कोई ऑब्जेक्ट है और उसका सिलेक्शन करना चाहते हैं तो हार्डनेस 100% भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सिलेक्शन से दूसरे सिलेक्शन के बीच में कितना स्पेस रखना चाहते हैं। जैसे वहाँ पर एंकर पॉइंट काम कर रहा था वैसे यहाँ पर स्पेसिंग काम करता है, यानी फ्रीक्वेंसी की तरह ये काम करेगा। और ये एंगल है, जो एंगल आप घुमा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं। इन चीज़ों को मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिटेल करता रहूँगा, तो आप इत्मीनान से पहले आप सीखिए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इन चीज़ों में आपको अभी उलझना नहीं, मैं इसको भी 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये सिलेक्शन बन गया है। उसी तरह से अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और ये क्विक सिलेक्शन टूल आपने सेलेक्ट किया हुआ है और इससे इसका सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ क्लिक करें और आगे ऐसे ड्रैग कर दें इसको, तो देखिए पूरा सिलेक्शन कंप्लीट बन चुका है। तो अगर इस तरह से सिलेक्शन करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का तो यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस टूल की मदद से भी आपको 8-10 इमेजेस सेलेक्ट करने हैं और उसके बैकग्राउंड को डिलीट करना है। अब जैसे मुझे इस बैकग्राउंड को हटाना है, डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन तो हो गया है, अब Ctrl+Shift+I से इन्वर्स कर दूंगा। Ctrl+Shift+I से ये सिलेक्शन इन्वर्स हो गया है। अब मैं इस इमेज पे डबल क्लिक करूँगा और लॉक जो दिख रहा है ना, इस लॉक को मैं ओके करके हटा दूंगा। अब हट गया है। अब मैं सिर्फ कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूंगा तो पूरा बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा और उसके बाद Ctrl+D से डीसेलेक्ट कर देंगे। अब ये आपके पास ऑब्जेक्ट सेपरेट हो गया है, इसको कहीं पर भी आप मूव करा सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को PNG में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला और मिल गया आपको, क्विक सिलेक्शन टूल। अब आपके पास लास्ट में है मैजिक वॉन्ड टूल, इसको समझना है। मैजिक वॉन्ड टूल भी वैसे ही सिलेक्शन करता है जैसे क्विक सिलेक्शन टूल काम करता है, लेकिन मैजिक वॉन्ड टूल इतना परफेक्ट सिलेक्शन नहीं करेगा जितना क्विक सिलेक्शन टूल काम करेगा। मैजिक वॉन्ड टूल जब भी काम करता है तो एक डार्क कलर पे काम करता है या सिंगल कलर पे काम करता है। अगर मल्टीपल कलर्स हैं तो मैजिक वॉन्ड टूल काम नहीं करेगा। जैसे हमने ये एक सिंगल कलर है पिंक, इस पर क्लिक किया तो ये एक बार में सिलेक्शन कर दिया है। यहाँ पर है टॉलरेंस और यहाँ पर भी है एंटी एलियास और यहाँ पर है कॉन्टिग्युअस। इन तीनों को मैं यहाँ पर समझाता हूँ। इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल से इसको समझाता हूँ। इस टूल को थोड़ा समझना अच्छे से ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपने एक इस तरह से रेक्टेंगल बनाया और इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ पिंक, ओके, न्यू लेयर पे एक कलर में फिल कर देता हूँ पिंक, और उसके बाद एक न्यू लेयर और लेते हैं और उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और इस बार मैं फिल करता हूँ इसका लाइट कलर, ये पिंक कलर है, इससे थोड़ा और लाइट कलर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा लाइट कलर, ओके। और इसमें फिल कर देते हैं और इसको मैं लेकर जाता हूँ नीचे, Ctrl+D से डीसेलेक्ट करते हैं। अब इन दोनों लेयर को मैं Ctrl+E से मर्ज करा देता हूँ। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। अब देखिए मैजिक वॉन्ड टूल पर आ गए हम लोग और इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। वो सिलेक्शन अगर आपने नॉर्मली इस पर क्लिक किया तो देखिए ये सिर्फ सिलेक्शन इसी का किया है जो डार्क वाला पिंक है, आप देख रहे हैं, सिर्फ सिलेक्शन इसका हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ऐड टू सिलेक्शन पर रहते हुए तब ये दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नॉर्मल न्यू सिलेक्शन पर रहते हुए इस पर क्लिक किया तो सिर्फ एक ही सिलेक्शन होगा, और अगर आपने इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्शन होगा। दोनों को सिलेक्शन करना है तो ऐड टू सिलेक्शन पर आना पड़ेगा। लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो दूसरी चीज़ है कि अगर आपने टॉलरेंस को बढ़ा दिया, जैसे मैंने कर दिया 80% टॉलरेंस, यानी जब मैं न्यू सिलेक्शन पर भी रहूँगा और इन दोनों कलर में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है और टॉलरेंस हमने बढ़ा दिया तो एक बार मैं क्लिक करूँगा और ये दोनों सिलेक्शन एक बार में हो जाएगा, जैसे ये सिलेक्शन हुआ है अभी। अगर आपने कॉन्टिग्युअस को यूज़ करना है तो कैसे ये काम करेगा वो समझिए। टॉलरेंस तो समझ में आ गया होगा। अगर आप टॉलरेंस 10% कर देते हैं और क्लिक करते हैं तो एक का ही सिलेक्शन होता है, लेकिन टॉलरेंस जब आप बढ़ा देते हैं, जैसे हमने इसको कर दिया 90-100% के आसपास कुछ भी कर दिया, और उसके बाद अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा।
अब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्टिग्यूअस क्या होता है। कॉन्टिग्यूअस का मतलब होता है लगातार, एक के बाद दूसरा, एक के साथ दूसरा, दोनों का सिलेक्शन कॉन्टिग्यूअस की तरह काम करता है। अगर हमने कॉन्टिग्यूअस को सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर टॉलरेंस को थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। टॉलरेंस हमने कर दिया 25% के आसपास, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए एक साथ सिलेक्शन हो रहा है। कॉन्टिग्यूअस रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका कॉन्टिग्यूअस रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो बताना चाहता हूँ वो अब आपको समझ में आएगा। इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, उसके बाद आप समझिए। अभी देखिए इसकी कॉपी बना लिया हमने और इन दोनों को मैं कंट्रोल ई से मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों एक ही लेयर पे है ना, और मैं आता हूँ मैजिक वॉन्ड टूल पर। अब हमारे पास कॉन्टिग्यूअस अनचेक पहले है और उसके बाद मैं यहाँ पर टॉलरेंस भी बढ़ा देता हूँ। मैं 80-90% जो भी है टॉलरेंस बढ़ा दिया और इस पर क्लिक किया तो देखिए अभी दोनों सिलेक्शन हो जा रहा है। क्या हो रहा है? ये दोनों सिलेक्शन हो जा रहा है क्योंकि ये एक ही लेयर पे है। अगर मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ और उसके बाद कॉन्टिग्यूअस को चेक करता हूँ और उस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये सिलेक्शन हुआ है लेकिन ये सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि बीच में गैप है। अगर बीच में इस तरह का गैप रहेगा तो कॉन्टिग्यूअस अगर चेक किया हुआ रहेगा तो सिलेक्शन दोनों का नहीं होगा। अगर मैं इसको अनचेक करके सिलेक्शन करता हूँ तो देखिए इस बार दोनों का सिलेक्शन एक साथ हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप। तो ये कॉन्टिग्यूअस का काम यही है कि अगर आपके दो ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ा सा भी गैप है यानी दूसरा कलर है तो कॉन्टिग्यूअस चेक रहेगा तो दोनों का सिलेक्शन एक साथ नहीं होगा। ऐसे ही काम करता है ये कॉन्टिग्यूअस। और एंटी एलियास तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब आप पिक्सल बेस काम करते हैं और एक पिक्सल दूसरे पिक्सल के बीच में जो फेक पिक्सल्स बनते हैं उसी को हम लोग एंटी एलियास कहते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पर सैंपल ऑल लेयर्स। तो सैंपल ऑल लेयर्स को समझने का मतलब ये हो गया कि जब आप यहाँ पर आते हैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इसका सिलेक्शन करना है और इस तरह के और भी बहुत सारे लेयर्स हैं तो उन सभी को अगर आपने चेक कर दिया तो नीचे इसके जितने भी लेयर्स रहेंगे उन सभी को ये सैंपल करता हुआ इस तरह से सिलेक्शन करेगा। लेकिन इस तरह के इमेजेस का सिलेक्शन करने के लिए आपको क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करना चाहिए। मैजिक वॉन्ड टूल सिंगल कलर के लिए बेहतर है। अब अगर मैं इसको क्लिक करके इस तरह से सिलेक्शन करूं तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के ऑब्जेक्ट को मैं ऐड टू सिलेक्शन पे रहते हुए 2-3 बार क्लिक करूंगा तो आसानी से सिलेक्शन हो जा रहा है। और इसको मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट आई कर दूं तो सिलेक्शन मेरा इन्वर्स हो जाएगा। और इसमें अगर मैं फेदर यूज़ कर लूँ, इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फेदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 या 2 पिक्सल फेदर आप यूज़ कर लें और उसके बाद इस लॉक को हटाकर डिलीट करेंगे अपने बैकग्राउंड को तो ये PNG में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस इमेज को, ये PNG में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसे सेव कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। इस तरह के इमेजेस को जब आप सेव करेंगे तो फाइल में जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे यहाँ पर और उसके बाद डेस्कटॉप पर मैं सेव करता हूँ। एक तो आप PSD सेव कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो PSD सेव कर लें। मैं इसको सेव करता हूँ नॉर्मली PNG, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन होगा यहाँ पर PNG का, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस तरह से आप सेव कर लेंगे। और ऊपर में यहाँ पर कंप्रेशन में ध्यान रखेंगे कि ऊपर नन एंड फास्ट होना चाहिए। इसके बारे में मैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल में डिटेल से बताऊंगा। और यहाँ पर इंटरलेस में नन होना चाहिए और ओके कर दें। अभी जितनी भी चीज़ें ये सब आ रही हैं इन सभी चीज़ों पर मैं डिटेल से बताऊंगा, तो इन चीज़ों के बारे में अभी आप बहुत ज़्यादा ना सोचें। अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ सिलेक्शन करके किसी ऑब्जेक्ट को कैसे बैकग्राउंड से हटाते हैं उसके बारे में आप सीखिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं सबसे पहले पेन टूल बताऊंगा, उसके बाद किसी और चीज़ के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए रेडी रहें कि मैं पेन टूल बताऊंगा और उसको सीखना है। अब देखिए हमने इसको सेव कर लिया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास PNG सेव हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से PNG दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पेन टूल के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।